तीनों चाय की दुकान पर लौट आए। गु हुनवेई पहले ही वापस आ चुका था और दुकान में बैठकर दूध वाली चाय पीते हुए टोंगियाओ का इंतजार कर रहा था। टोंगियाओ और सिबोई को लौटते देख सबने एक दूसरे का अभिवादन किया। टोंगियाओ ने हंसते हुए कहा, अच्छा चूंकि हम सब साथ हैं तो आज रात मैं सबको डिनर कराऊंगी। इस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और अगर वह समूह न होता तो दुकानदार और किन शियाओशुन भी अब तक काम खत्म करके जा चुके होते। ये सुनकर कि टोंगियाओ उन्हें रात के खाने पर दावत देने वाली है, कर्मचारियों की आंखें चमक उठी। उन्हें इससे पहले कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था। किसी ने आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वे सभी शहर के केंद्र में स्थित एक रेस्तरां की ओर चल पड़े। हालांकि यह शहर का सबसे शानदार रेस्तरां नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से औसत से बेहतर था। जब वे तरह तरह के व्यंजन ऑर्डर कर रहे थे तब गु होनवेई ने संक्षेप में टॉर्च के व्यवसाय के बारे में चर्चा की। उन्होंने सहज भाव से कहा, हु हेयुन का दोस्त हमारी टॉर्च से बहुत संतुष्ट है। उसका इरादा है कि वह शुरुआत में 1000 पीस का ऑर्डर दे और स्टॉक खत्म होने के बाद और ऑर्डर करे। चूंकि हमारे पास हु हेयुन की गारंटी है, इसलिए वह पूरी कीमत चुकाने को तैयार है। मुझे लगता है कि यह ठीक है, इसलिए मैं मान गया। याओ याओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तोंग याओ के जवाब देने से पहले ही हु हेयुन ने कहा, मैं अपने इस दोस्त को कई सालों से जानता हूं, उसे सामान बेचने की अच्छी समझ है। आर्थिक सुधार शुरू होते ही उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी और इतने सालों में उसने काफी पूंजी जमा कर ली है। अगर वह आपकी टॉर्च खरीदने को तैयार है तो इससे साबित होता है कि ग्रामीण इलाकों में आपकी टॉर्च का बाजार है। टोंग याओ ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हु हेयुन, स्वार्थी होकर कहूं तो मुझे भुगतान की चिंता नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त पूरा भुगतान कर देता है तो हमें कोई जोखिम नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद टोंग याओ ने कहा, हु हेयुन, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है, मैंने इस बारे में थोड़ा और सोचा है। 1000 टॉर्च कोई छोटी मात्रा नहीं है, क्या एक कस्बे में इन्हें बेचना मुश्किल नहीं होगा? क्यों न उसे सुझाव दिया जाए कि वह 500 पीस से शुरुआत करे और बिक जाने के बाद दूसरा ऑर्डर दे दे। हु हेयुन का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था, इसलिए उसके पास सच्चा दोस्त मिलना दुर्लभ था। चूंकि हु हेयुन ने ही उसे ग्राहक से मिलवाया था, इसलिए टोंग याओ अपनी दोस्त को बिना बिके माल के साथ फंसाकर पैसे कमाना नहीं चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से टोंग याओ इतनी दयालु थी और उसने हु हेयुन और उसकी सहेली की सचमुच परवाह की। हु हेयुन भावुक हो गई और टोंग याओ के करीब आने लगी। याओ याओ, चिंता मत करो। हालांकि मेरा दोस्त एक छोटे से कस्बे में दुकान चलाता है, लेकिन वह बहुत से लोगों को जानता है। आसपास के कई कस्बे उससे ही सामान खरीदते हैं, इसलिए अगर उसे इतनी बड़ी मात्रा में सामान की जरूरत है तो उसके पास उसे बेचने के साधन जरूर होंगे। हु हेयुन की सहेली काफी होशियार लग रही थी। टोंग याओ की आंखों में एक चमक आ गई और वह मुस्कुराई, हु हेयुन, ये बहुत बढ़िया है। लीजिए, मैं शराब की जगह चाय से आपके लिए टोस्ट करती हूँ। हु हेयुन ने अपनी चाय का प्याला उठाया और टोंग याओ के प्याले से टकराया, फिर बोली, यहाँ आते समय मैंने होनवेई से सुना कि आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी बेचना चाहते हैं। मैंने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया और उसने कहा कि अगर यह स्टॉक जल्दी और अच्छे से बिक गया तो अगली बार वह ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भी बेचना शुरू कर देगा। हालांकि वे ज्यादा महंगे हैं, इसलिए शायद वह पूरी कीमत न दे पाए। ये सुनकर टोंग याओ बेहद खुश हो गई और उसने तुरंत जवाब दिया, हु हेयुन, जब तक आपका दोस्त बेचने को तैयार है, हम उसे सामान बिकने के बाद भुगतान करने का विकल्प दे सकते हैं। टोंग याओ के जवाब से हु हेयुन हैरान रह गया और फिर उसने खुशी से कहा, वाह, मैं उससे फोन करके बता देता हूँ। अगर आपकी कीमतें उसके मौजूदा चैनलों से कम हैं, तो वह निश्चित रूप से आप लोगों को ही चुनेगा। आपको तो पता ही है कि यहाँ टेलीविजन खरीदना न सिर्फ महंगा है, बल्कि अक्सर स्टॉक भी खत्म हो जाता है। अगर बेहतर सप्लाई चैनल मिल जाए तो मेरा दोस्त बहुत खुश होगा। वह साहसी है और प्रयोग करने से डरता नहीं है। हु हेयुन ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्योटो से होने का लेबल लगे सामान की बिक्री बेहतर होगी। ये सुनकर गु होनवेई और गुओ जिन्नियन रोमांचित हो गए। टोंग याओ की आंखें चमक उठीं और उसने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, हु हेयुन, मुझे लगता है कि आपकी दोस्त हमारे साथ सहयोग करने के लिए वाकई बहुत उपयुक्त है। ऐसा लगता है कि हम सभी एक ही तरह के हैं, साहसी और असफलता से न डरने वाले। हु हेयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से उनका परिचय कराना चाहती थी। इस बार आपकी गर्भावस्था के कारण मैं आपको साथ नहीं ला सकी, लेकिन अगली बार मैं निश्चित रूप से आपसे उनका परिचय कराऊंगी। टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। इन बातों को न समझने वाली किन शियाओशुन चुपचाप अन्य दुकानदारों की बातचीत सुनती रही और बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की।
वहीं सी बोई और झांग लिजुआन बातचीत सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने अभी अभी एक मिल्क टी शॉप खोलने का फैसला किया ही था कि टोंग घियाओ ने घरेलू उपकरण बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। ये उत्पाद सस्ते नहीं थे और इन्हें दूर दूर से मंगवाना पड़ता था, जो एक अकल्पनीय निवेश था। उनकी बातचीत सुनकर ही वे चौंक गए। बातचीत में हिस्सा लेने की तो बात ही अलग थी। झांग लिजुआन को समझ नहीं आया कि टोंग याओ इतनी साहसी क्यों थी, और उसे इस बात पर और भी आश्चर्य हुआ कि गु हुनवेई भी इसमें शामिल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिबोई भी उसी सोच का था, और बातचीत में थोड़ी देर की शांति के दौरान वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, हुनवेई, क्या तुम अभी भी कॉलेज में हो? तुम टोंग याओ के साथ व्यापार में कैसे आ गए? पहले तो उसे लगा कि गु हुनवेई घर घूमने आया है, लेकिन अब उसे पता चला कि गु हुनवेई टोंग याओ के साथ व्यापार करने के लिए वापस आया था। ऐसा नहीं था कि वह गु हुनवेई को नीचा समझता था, बल्कि वह बस उत्सुक था। गु हुनवेई की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह इतना बड़ा निवेश कैसे कर सकता था? अप्रत्याशित रूप से सिबोई ने अचानक ये सवाल पूछ लिया। टोंग याओ और गु जिन्यन स्तब्ध रह गए और चुप हो गए, और सच बताने या न बताने का फैसला गु हुनवेई पर छोड़ दिया। आखिरकार ये गु हुनवेई का निजी व्यवसाय था, और चाहे वह इसे साझा करना चाहे या नहीं, उन्होंने इसका सम्मान करना चुना। गु हुनवेई एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हु हेयुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप कॉलेज के छात्र हैं? गु हुनवेई ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब और नहीं। यह जवाब हु हेयुन और सिबोई दोनों के लिए एक उत्तर था। हुनवेई, क्या कुछ हुआ? मुझे लगा था कि तुम कॉलेज में काफी अच्छा कर रहे थे। सिबोई हैरान था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गु हुनवेई ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी होगी। गु हुनवेई ने कबूल किया, मुझे कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था। तब से मैं याओयाओ के साथ पशुपालन के व्यवसाय में हूँ, और अब मैं माल को दोबारा बेचने के बारे में सीख रहा हूँ। उसने शुरू में तो इसे अपने परिवार से छुपाने का इरादा किया था, मुख्य रूप से इस डर से कि उसके पिता इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब जब उसके पिता नहीं रहे, तो गु हुनवेई को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसका लक्ष्य व्यापार के जरिए पैसा कमाना था, न कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना। अगर उसे मौका मिले तो वह अपना कारोबार सफल होने के बाद कॉलेज वापस जा सकता है। बस उसे कुछ साल देरी से स्नातक होना पड़ेगा। निष्कासित। सिबोई उलझन में था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन झांग लिजुआन ने उसे रोक दिया। हुनवेई पहले ही कह चुका था कि उसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे खुशी के मौके पर दुखी बातों के बारे में पूछना क्यों जारी रखें? उसने अपने बच्चे को सिबोई को सौंपते हुए हंसते हुए कहा, हुनवेई, तुम कॉलेज जाओ या न जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो सही, तुम कितना अच्छा कर रहे हो। आज ही तुमने एक बड़ा सौदा पक्का किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भविष्य कॉलेज से कहीं ज्यादा उज्जवल है। लो, मैं शराब की जगह चाय पीती हूँ और तुम्हारे लिए टोस्ट करती हूँ। धन्यवाद। गु हुनवेई ने अपनी चाय का प्याला उठाया और प्रतीकात्मक रूप से एक घूंट लिया। यह महसूस करते हुए कि वह बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है, सिबोई ने अपनी पूछताछ जारी रखने से परहेज किया। हालांकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि गु हुनवेई को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। वे जानते थे कि हुनवेई एक समझदार बच्चा था। क्योटो में रहते हुए वह या तो स्कूल में होता था या टोंग याओ की दूध वाली चाय की दुकान पर मदद करता था। उसे स्कूल से निकाले जाने की संभावना बहुत कम थी। उसके मन में कई सवाल होने के बावजूद सभी को हंसमुख देखकर वह आगे पूछताछ नहीं करना चाहता था। खाना खाने के बाद टोंग याओ और बाकी लोग होटल लौट आए। चूंकि बाकी सभी लोग मिल्क टी की दुकान की ओर जा रहे थे, इसलिए वे सब अलग अलग रास्तों से अपने अपने घर चले गए। झांग लिजुआन घर लौटते समय सोच में डूबी रही। घर पहुंचकर उसने कहा, अगर तुम्हारी माँ और श्याओहुई ने ये सब झंझटें न खड़ी की होती तो कितना अच्छा होता। टोंग याओ अब हुनवेई के बड़े कारोबार की बागडोर संभाल रही है, और हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। अगर तुम्हारी माँ ने इन सब मामलों में दखल न दिया होता, तो हम आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते, यहाँ तक कि अपना खुद का पश्चिमी शैली का घर भी बना रहे होते। सिबोई ने आह भरी। वह जानता था कि झांग लिजुआन सच कह रही थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। वे वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लिजुआन, चिंता मत करो, मैं पैसे कमाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक अच्छा जीवन जियो। ये सुनकर झांग लिजुआन ने जवाब दिया, हमें एक परिवार के रूप में बस सुरक्षित रहने की जरूरत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने केवल लिन फेगियन और सी शियाओहुई के बारे में शिकायत की थी। वह सिबोई को दोष नहीं दे रही थी। इतने लंबे समय से शादीशुदा होने के कारण वह सिबोई के उसके प्रति स्नेह को अच्छी तरह समझती थी।
वह संतुष्ट थी, यहाँ तक कि जब उसने उसकी तुलना अपने बहनोई से की जो उसकी बहन से डरता तो था लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तब भी सिबोई ईमानदार होने के बावजूद हमेशा उसका बहुत सम्मान करता था। होटल लौटकर टोंग याओ सोने के लिए तैयार थी, लेकिन गुओ जिन्नियन थकी नहीं थी। टोंग याओ के बिस्तर के पास पालथी मारकर बैठी, उसने शरारती अंदाज में चिढ़ाते हुए कहा, याओ याओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे लगता है कि श्रीमती हु और उनकी सहेली का एक अनोखा रिश्ता है। अद्वितीय से आपका क्या मतलब है? टोंग याओ ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं। मेरा मतलब है, उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है, गुओ जिन्नियन ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। टोंग याओ थोड़ी देर रुकी और फिर पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि श्रीमती हु और उनकी सहेली प्रेमी प्रेमिका हो सकती हैं? गुओ जिन्नियन ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उनकी नज़रों में कोई रोमांटिक भाव नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि उनके बीच कोई रिश्ता है। शायद उन्होंने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही है। हालांकि मुझे लगता है कि उसकी सहेली उसे पसंद करती है और श्रीमती हु भी शायद ऐसा ही महसूस करती हैं। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि अविवाहित और अब उम्रदराज होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। आपको नहीं पता, जब वह घायल थी तो उसने उसे जिस तरह से देखा, वह अवर्णनीय था। उसकी चिंता स्पष्ट थी। टोंग याओ ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे लगता है मुझे वजह पता है। श्रीमती हु की पहले शादी हुई थी और उन्हें चोट लगी थी, साथ ही उनकी बांझपन की समस्या के कारण शायद अब उनमें पुरुषों के प्रति असुरक्षा और विश्वास की कमी है। इसलिए शायद उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं लेकिन उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, या शायद श्रीमती हु अपनी सहेली को ठुकरा रही हैं। आपका विश्लेषण तर्कसंगत लगता है। गुओ जिन्नियन ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। अगर श्रीमती हु अपना वजन थोड़ा कम कर लें और सज धज कर रहें, तो वह वाकई एक आकर्षक युवती लगेंगी। टोंग याओ जोर से हंस पड़ी, क्या वह आदमी सुंदर है? गुओ जिन्नियन ने सिर हिलाते हुए कहा, वह सुंदर तो नहीं है, लेकिन बदसूरत भी नहीं है। वह बस सहने लायक है। फिर उसने टोंग याओ की ओर आधे धमकी भरे लहजे में देखा, वह साधारण हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पति सुंदर होना चाहिए। नहीं तो मुझे असहज महसूस होगा, जैसे गोबर में सुंदर फूल बो दिया गया हो। इससे मेरी नींद खराब होगी। टोंग याओ मानो भयभीत होकर जल्दी से खुद को कंबल में लपेट लिया। उसने भयभीत आंखों से गुओ जिन्नियन की ओर देखा और कहा, मुझ पर विश्वास मत करो। गुओ जिन्नियन एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसे समझ आया कि टोंग याओ उसे चिढ़ा रही है। वे तुरंत मस्ती करने लगे और दिल खोलकर हंसने लगे। उनकी हंसी मजाक के बीच ही दरवाजे पर दस्तक हुई और वे रुक गए। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हॉन्गवे अभी भी दरवाजा खटखटा रहा था। उसने अजीब तरह से कहा, लगता है आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, क्योंकि उसने मुश्किल से 2 बार ही खटखटाया था कि दरवाजा खुल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। टोंग याओ और गुओ जिन्नियन को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने हंसी मजाक करना बंद कर दिया और गंभीरता दिखाते हुए होनवेई को बातचीत के लिए अंदर बुलाया। होनवेई ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और कहा, मैं क्योटो लौटने के बारे में बात करना चाहता था। अब जबकि हमने यहाँ के ग्राहकों को सुरक्षित कर लिया है, क्या हम कल वापस जा सकते हैं? टोंग याओ और गुओ जिन्नियन ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने पूछा, आपके पिता की 7वीं पुण्यतिथि कुछ दिनों में है, क्या आप उसके समाप्त होने तक क्योटो लौटना चाहेंगे? होनवेई ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ क्योटो चलूंगा, फिर वापस आकर सामान ले आऊंगा। टोंग याओ को ये बात उचित लगी। उसने गुओ जिन्नियन की ओर मुड़कर कहा, जिन्नियन, आप श्रीमती हु को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? चूंकि हम कल जा रहे हैं, तो हमें उन्हें सूचित कर देना चाहिए। गुओ जिन्नियन ने सिर हिलाया। वह बिस्तर से उठी, जूते पहने और कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर में वह हु हेयुन के साथ लौट आए। जैसे ही हु हेयुन अंदर आई, उसने पूछा, क्या हम कल रवाना हो रहे हैं? जी हाँ, टोंग याओ ने सिर हिलाया। श्रीमती हु, क्या आप कल जा सकती हैं? हाँ, हु हेयुन ने सिर हिलाया। दरअसल मैं अपनी पुनर्विक्रय योजनाओं पर चर्चा करने की योजना बना रही थी। मैंने अब कुछ दिनों का आराम कर लिया है। मैं क्योटो में कुछ और दिन आराम करूंगी, उसके बाद मैं काम पर लौटने के लिए तैयार हूं। इस बार मैं सारा स्टॉक आपको सौंपने की योजना बना रही हूं। मैं कुछ समय के लिए ली शहर वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि टोंग याओ को उसकी स्थिति का पता था, इसलिए हु हेयुन ने कुछ भी नहीं छिपाया। मुझे लगता है कोई मुझ पर नजर रख रहा है।
हो सकता है उन लोगों को मेरी यात्रा की योजना भी पता चल गई हो। ली शहर में रहना बहुत जोखिम भरा है। लगातार यात्रा करना भी थका देने वाला होता है। कम से कम क्योटो में तो मुझे चैन मिलेगा। टोंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि हु हेयुन इतनी जल्दी अपने ऑपरेशन फिर से शुरू करना चाहेगी। आखिरकार यह एक जोखिम भरा काम था। कुछ सोचने के बाद टोंग याओ ने कहा, श्रीमती हु, अकेले काम करने के बजाय क्या आपने एक छोटी टीम का नेतृत्व करने पर विचार किया है? इस तरह यह एक व्यक्ति के लिए बहुत थकाऊ नहीं होगा, जोखिम कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। एक प्रस्ताव को भांपते हुए हु हेयुन ने पूछा, आपका क्या मतलब है? टोंग याओ ने स्पष्ट किया, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जिन पर आप भरोसा कर सकें। उन्हें कुछ यात्राओं पर ले जाएं, फिर उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंप दें जबकि हम बिक्री का काम संभालें। आपका क्या विचार है? हु हेयुन को टोंग याओ से इतने बड़े सपने देखने की उम्मीद नहीं थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, सच कहूं तो मेरे आसपास कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, लेकिन शायद मेरे दोस्त के पास हो। अगर आप वाकई इच्छुक हैं तो हमें एक दिन बाद निकलना चाहिए। मुझे इस बारे में अपने दोस्त से बात करनी होगी और उससे कुछ लोगों को ढूंढने के लिए कहना होगा। उसके बाद हम साथ में क्योटो जा सकते हैं। यहाँ कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वे सीधे ट्रेन से आ सकते हैं। टोंग याओ ने गु हुनवेई और गुओ जिन्नियन की ओर देखकर पूछा, एक और दिन रुकना, क्या आप दोनों को ठीक लगेगा? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। गुओ जिन्नियन ने तुरंत जवाब दिया, अगर हम और सामान ला सके तो और भी अच्छा होगा। क्योटो का बाजार बड़ा है, हम भविष्य में खूब मुनाफा कमाएंगे। गु हुनवेई ने भी सहमति जताते हुए कहा, सुश्री हु, मुझे कल फिर आपके साथ चलने दीजिए। आपके लिए वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। अब जब आप पर नजर रखी जा रही है तो हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। गुओ जिन्नियन और टोंग याओ ने सिर हिलाया। वे गु हुनवेई की बात से सहमत थे। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। अब काफी देर हो चुकी है, तुम्हें जल्दी आराम कर लेना चाहिए। हु हेयुन ने बातचीत खत्म की और अपने कमरे में वापस चली गई। गु हुनवेई ने यह भी कहा, आप दोनों को भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। मैं कल फिर से सुश्री हु के साथ जा रहा हूं। अगर यह मामला सुलझ जाए तो बहुत अच्छा होगा। शुरू में तो उसका मकसद बस जल्दी पैसा कमाना था, लेकिन अब उसका काम बढ़ता ही जा रहा था। गु हुनवेई को अपना दिमाग शांत करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय चाहिए था। वह मामूली सफलता से बहकना नहीं चाहता था। हालांकि वह जानता था कि उसका दृढ़ संकल्प टोंग याओ जितना मजबूत नहीं है, फिर भी वह उसकी तरह ही रणनीतिक और दूरदर्शी बनना चाहता था। इस समय तक गु हुनवेई को यह एहसास नहीं था कि टोंग याओ की नज़रों में वही रणनीतिक और तेज व्यावसायिक समझ रखने वाला व्यक्ति था। टोंग याओ ने सिर हिलाकर कहा, हुनवेई, तैयार रहो। सामान की यह खेप पहुंचाते ही तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। हमारा कारोबार बढ़ रहा है, हमारी गाड़ियां सामान ढोने के लिए काफी अच्छी नहीं है। गु हुनवेई ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। गुओ जिन्नियन ने मन ही मन बुदबुदाया, आखिर ये क्या हो रहा है? उम्र के साथ साथ गु हुनवेई उसे और भी ज्यादा आकर्षक क्यों लगने लगा है? जिनियन, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। मैं तुम्हें कल सुबह ली शहर के मॉल में घुमाने ले जाऊंगी। टोंग याओ ने नरमी से कहा। गर्भावस्था के बाद से उसे जल्दी थकान महसूस होने लगी थी और रात को नींद आने लगी थी। इस समय तो उसे नींद आने लगी थी। ली शहर जाने की बात सुनकर गुओ जिन्नियन उत्साहित हो गया और बोला, ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। उसे ली शहर को ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। कल जब वह गु हुनवेई के साथ बाहर गई थी तो वह बिल्कुल लकड़ी के गट्टे की तरह था, चलने के अलावा उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके साथ बाहर जाना किसी यातना से कम नहीं था। शुक्र है कि आज उसके साथ हु हेयुन थी, वरना वह पागल हो जाती। गुओ जिन्नियन ने दरवाजा बंद कर दिया। सोने से पहले टोंग याओ ने एक बार फिर दरवाजा चेक किया कि वह ठीक से बंद है या नहीं। फिर वह सो गई। गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर आचेन को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चलता तो वह सोचती कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। क्या वह बेहद खुश होगा और तुरंत वापस आ जाएगा? उसके माता पिता को पोता पोती पाकर बहुत खुशी होगी। टोंग याओ जितना इसके बारे में सोचती गई उतनी ही उत्साहित होती गई। वह चाहती थी कि काश वह अभी सी चेन को फोन कर पाती। इस युग में संचार के सुविधाजनक साधनों के बिना जीना उसे बहुत परेशान करता था। अगर सी चेन उससे संपर्क नहीं करता तो वह अपनी खुशखबरी भी साझा नहीं कर पाती। टोंग याओ विचारों में खोई हुई थी और देखते ही देखते सो गई। रात में उसने एक छोटे लड़के का सपना देखा जिसे तंग किया जा रहा था।
वह फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर अकेला बैठा था और बहुत दयनीय लग रहा था। टोंग याओ को उस पर दया आई और उसने उससे एक उबला हुआ बन दिया जिसे उसने लालच से चट कर लिया। फिर वह लड़का उसके पीछे पीछे चलने लगा। टोंग याओ ने उत्सुकता से लड़के से उसके घर के बारे में पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा कि उसका कोई घर नहीं है। जब टोंग याओ लड़के को अनाथालय भेजने के बारे में सोच ही रही थी कि दो चोटियां बनाए एक छोटी लड़की दौड़कर वहां आ गई। लड़की ने लाल रंग का टॉप पहना था और उसका चेहरा गंदा था। वह अपनी पतली कमर पर हाथ रखे वहीं खड़ी हो गई और टोंग याओ को घूरते हुए उससे पूछने लगी कि वह लड़के को कहाँ भेजना चाहती है। इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, लड़के ने लड़की का परिचय अपनी दोस्त के रूप में कराया जो बेघर थी। ये भी काफी दयनीय लग रहा था। टोंग याओ अभी उन दोनों से पूछने ही वाली थी कि क्या वे अनाथालय जाना चाहते हैं, तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज से वह जाग गई। आंखें मलते हुए वह उठी, घड़ी देखी और पाया कि सुबह के 8 बज चुके थे। याओ याओ, क्या तुम उठ गई हो? दरवाजे के बाहर से गो जिन्नियन की आवाज सुनाई दी। मैं अब उठ गया हूँ, टोंग याओ ने जवाब दिया और दरवाजा खोलने चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। टोंग याओ का नींद से भरा चेहरा देखकर गुओ जिन्नियन हैरान रह गया। याओ याओ, क्या तुम अभी अभी उठी हो? टोंग याओ को आमतौर पर देर तक सोना पसंद नहीं था। गुओ जिन्नियन तो नाश्ता भी लेकर आए क्योंकि उन्हें डर था कि टोंग याओ को भूख लग सकती है और इससे बच्चे पर असर पड़ सकता है। अपनी आंखें मलते हुए टोंग याओ हंसी और बोली, पिछले 2 दिनों में मैं शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। बहुत गहरी नींद सोई। मुझे एक लड़के और एक लड़की का सपना भी आया। दोनों बेघर थे। ये बहुत दयनीय था। गुओ जिन्नियन कमरे में दाखिल हुई और नाश्ता मेज पर लगा दिया। टोंग याओ की बात सुनकर वह बोली, तो तुमने लड़के को रखा या लड़की को? कहते हैं कि सपने में लड़के को रखने से बेटा ही पैदा होता है और लड़की को रखने से बेटी ही पैदा होती है। टोंग याओ कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने दोनों को नहीं रखा। मैं तो उन्हें अनाथालय भेजना चाहती थी। अब क्या करूं? अरे बाप रे! गुओ जिन्नियन ने नाटकीय अंदाज में कहा, लगता है तुम्हारे जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। टोंग याओ जोर से हंस पड़ी, हमारे दोनों परिवारों में ऐसे जीन नहीं है। जुड़वां बच्चे होना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें लड़का और लड़की दोनों हो। जल्दी उठो, नहाओ, कुछ खा लो। मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी को भूखा नहीं रखना चाहिए। गुओ जिन्नियन पहले से ही धर्ममाता बनने के बारे में सोच रही थी। टोंग याओ हंसते हुए बोली, तुम खाना शुरू करो। मैं जाकर अपने दांत साफ कर लेती हूँ और हाथ मुंह धो लेती हूँ। टोंग याओ को सचमुच भूख लग रही थी। उसने 2 उबले हुए बन, एक अंडा खाया और हाथ मुंह धोने के बाद 1 कप सोया दूध पिया। उसे थोड़ी मतली महसूस हो रही थी, लेकिन कम से कम उसने उल्टी तो नहीं की। उन लोगों की तुलना में ये बहुत बेहतर था जो कुछ भी खाते हैं उसे उल्टी कर देते हैं। नाश्ते के बाद वह गुओ जिन्नियन को लेकर मॉल घूमने निकली। गुओ जिन्नियन ये देखकर हैरान रह गई कि ली शहर जियांग शहर से कहीं अधिक विकसित था और सोचने लगी कि जियांग शहर कब ली शहर की बराबरी कर पाएगा। टोंग याओ ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। गुओ जिन्नियन का गृहनगर जियांग शहर के अंतर्गत एक छोटा सा काउंटी था। अपने पिछले जीवन की यादों से गुओ जिन्नियन के गृहनगर का विकास बहुत धीमा था। यह 18वें दर्जे का एक छोटा सा काउंटी कस्बा था जिसमें विकास की गुंजाइश बहुत कम थी। अगर उन्हें अपना करियर बनाना था तो उन्हें बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझोऊ जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता। दोनों टहलने लगे। कुछ नए नए पकवान चखने के अलावा गुओ जिन्नियन को उन छोटी मोटी चीजों या कपड़ों को खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी जो ज्यादातर लड़कियों को पसंद आते थे। इसलिए 2 घंटे से ज्यादा घूमने के बाद कुछ शीतल पेय पीने के अलावा उन्होंने कुछ और नहीं खरीदा। हालांकि टोंग याओ ने एक बात गौर की। मॉल के प्रवेश द्वार पर स्थित दुकान का नवीनीकरण चल रहा था जो किसी चाय की दुकान की ओर इशारा कर रही थी। उसने अनुमान लगाया कि यह इलाका जल्द ही चाय की दुकानों से भर जाएगा। सौभाग्यवश हाई स्कूल के प्रवेश द्वार होने के कारण वे जब चाहें तब दुकानें नहीं खोल सकते थे। इस प्रकार उनके व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा और आय बहुत स्थिर रही। पशुपालन फार्म से नियमित आय होने से नकदी प्रवाह की कोई समस्या नहीं होगी। वह इस बार वापस जाने के बाद सजावट का खर्च चुका सकती है और फिर नए घर में जा सकती है। शुरू में टोंग याओ को नए घर में जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी दोस्ती बढ़ती गई उसका घर सबके लिए छोटा पड़ने लगा। अब एकमात्र विकल्प यही बचा था कि कुछ फर्नीचर खरीदा जाए और गुओ जिन्नियन समेत सभी लोग नए घर में रहने लगे। कुछ देर घूमने के बाद दोनों ने बाहर दोपहर का भोजन किया और फिर होटल लौट आए।
टोंग याओ ने दोपहर में झपकी ली और जब वह उठी तो 3:30 बज चुके थे। गु हुनवेई और हु हैयुन वापस आ चुके थे और गुओ जिन्नियन के कमरे में बातें कर रहे थे। कमरे में प्रवेश करते ही उन सभी ने जल्दी से याओ को बिस्तर पर बिठा दिया और उसके साथ इतना कोमल व्यवहार किया मानो वह कोई राष्ट्रीय धरोहर हो। जो लोग टोंग याओ को जानते थे उन्हें पता था कि उसकी शादी को 2 से 3 साल हो चुके थे और उसे गर्भधारण करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इसलिए उसकी विशेष देखभाल करना आवश्यक था। बैठते ही उसने तुरंत कहा, तो क्या आपको सही लोग मिल गए हैं? हु हैयुन ने आह भरते हुए कहा, हमें 3-4 लोग मिले। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली भी थी। वे सभी 20 साल के आसपास के युवक थे, बहुत ही ईमानदार और सच्चे। वे मेरे एक दोस्त के भतीजे हैं। मैं उसके द्वारा सुझाए गए लोगों पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे वे बहुत भोले लगे। मुझे डर है कि वे अपने भोलेपन के कारण सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। चूंकि हु हैयुन टीम का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए टोंग याओ ने कोई राय व्यक्त नहीं की, बल्कि यह पूछना जारी रखा, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हु हैयुन ने टोंग याओ से कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने सीधे तौर पर भर्ती की योजना का खुलासा करते हुए कहा, अभी के लिए मैंने उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए 2 यात्राओं पर ले जाने पर सहमति जताई है और प्रत्येक यात्रा के लिए उन्हें 150 युआन का भुगतान किया जाएगा। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम संभाल सकते हैं तो मैं वेतन वृद्धि पर विचार करूंगी। टोंग याओ ने सिर हिलाया। रकम कम नहीं थी। आखिर एक यात्रा में तो सिर्फ 10-4 दिन ही लगते थे। 150 युआन अच्छी खासी मजदूरी मानी जाती थी। हालांकि इसमें जोखिम तो था, लेकिन जानलेवा हादसे बहुत कम होते थे। लुटेरे नुकसान पहुंचाने की बजाय पैसे को ज्यादा अहमियत देते थे। इसके अलावा हु हैयुन ने ऐसे लोगों को भर्ती किया था जो खतरे के समय अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। लूटपाट से होने वाले नुकसान का बोझ हु हैयुन पर पड़ेगा, इसलिए इसका उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। कुछ सोचने के बाद टोंग याओ ने फैसला किया, तो चलो कल क्योटो के लिए रवाना होते हैं। हु हैयुन मान गई, ठीक है, वे कल वीजा के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन हो जाने के बाद वे सीधे हमसे मिलने क्योटो आएंगे। मैं उन्हें क्योटो रेलवे स्टेशन से लेने आऊंगी। टोंग याओ ने उदारतापूर्वक निमंत्रण देते हुए कहा, उपनगर में मेरे घर का जीर्णोद्धार तब तक पूरा हो जाना चाहिए। ये यात्रा समाप्त होने के बाद मैं घर में कुछ फर्नीचर रखूंगा। आप सभी मेरे घर पर रह सकते हैं। साथ रहना सुविधाजनक और सुरक्षित भी है। करीबी परिचितों के लिए होटलों में रहने की तुलना में साथ रहना हमेशा अधिक सुरक्षित होता है। कोई बात नहीं, याओ याओ, हम किराया हमेशा की तरह दे देंगे। बाजार में जो भी किराया होगा हम वही देंगे। हु हैयुन किसी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। हालांकि टोंग याओ का उससे किराया न लेना उचित था, लेकिन अगर वह 3-4 अतिरिक्त लोगों का किराया न ले तो यह अन्याय होगा। कारोबार अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए टोंग याओ को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा। टोंग याओ ने आंख मारते हुए कहा, हु बहन, तुम लोग आराम से रहो। हम मिलकर पैसे कमा रहे हैं। अगर मैं इतनी छोटी रकम के लिए झगड़ा करूंगी तो ये सरासर व्यर्थ होगा। तुम कभी भी घर में रह सकती हो और किराए की बात छोड़ो। लक्ष्य दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना था। यदि हु हैयुन द्वारा विदेश से लाया गया सारा सामान टोंग याओ को दे दिया जाता तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। यदि वह किराए के कुछ 10 युआन के लिए कंजूसी करती तो ये सरासर व्यर्थ होता। छोटी छोटी बातों पर कंजूसी करके बड़ी बातों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हु हैयुन को जीतने के लिए किराए की कुछ आय को छोड़ना एक अच्छा सौदा था। हु हैयुन का क्योटो में कोई परिचित नहीं था। जब उन्होंने व्यापार के सिलसिले में क्योटो और विदेशों के बीच आना जाना शुरू किया तो भले ही उन्होंने किसी से संपर्क न किया हो, लोग अंततः उनसे संपर्क करने लगे। क्योटो में बहुत सारे धूर्त लोग थे। टोंग याओ का लक्ष्य पहले हु हैयुन का दिल जीतना था, दोस्ती का सहारा लेना था। रिश्ते स्थिर होने पर ही हु हैयुन उसकी स्थायी साथी बन सकती थी, जिसे कोई और छीन नहीं सकता था। टोंग याओ हु हैयुन की प्रशंसा करती थी और उसकी पृष्ठभूमि से सहानुभूति रखती थी, लेकिन जब व्यापार की बात आती थी तो वह अपनी कुछ चालाकी का इस्तेमाल करती थी। उसकी राय में जब तक इससे हु हैयुन के हितों को कोई नुकसान नहीं होता या उसे कोई हानि नहीं पहुंचती, तब तक योजनाएं बनाना हानिरहित था। वास्तव में इससे हु हैयुन को कुछ परेशानियों से मुक्ति मिली और उसका बोझ हल्का हुआ। ये दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद स्थिति थी। हु हैयुन भी धूर्त थी। वह टोंग याओ के इरादों को भांप लेती थी और जब तक टोंग याओ उसके हितों का फायदा नहीं उठाती, उसे उसके साथ स्थायी साझेदारी स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानती थी कि क्योटो में बिना जान पहचान के काम चलाना कारगर नहीं होगा। अब टोंग याओ ही उसका एकमात्र सहारा थी।
पिछले कुछ दिनों में हुई मुलाकातों के बाद उसने गौर किया कि टोंग याओ, गु होनवेई और गुओ जिनयन भले ही युवा थे, लेकिन उनमें से हर एक में अपनी अपनी प्रतिभा थी। वे एक रस्सी की तरह आपस में मजबूती से बंधे हुए थे, जिससे उसे ईर्ष्या होने लगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि हु हैयुन जानती थी कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकती। वह टोंग याओ की सिर्फ साझेदार बन सकती थी, सहयोगी नहीं। एक शब्द का अंतर, लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का फर्क। वे चारों कमरे में बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। वे रात के खाने तक बातें करते रहे और फिर टोंग याओ उन्हें एक शानदार भोजन के लिए बाहर ले गई। चूंकि उन्हें अगले दिन ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए वे सभी जल्दी सो गए। टोंग याओ रात भर चैन से सोई और भोर होने तक उसे कोई सपना नहीं आया। जैसे ही आसमान में उजाला होने लगा, गु हुनवेई ने सबके दरवाजे खटखटाए। सबने सामान उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। वे काफी भाग्यशाली थे और एक ही डिब्बे में 4 स्लीपर टिकट बुक कराने में कामयाब रहे। ये जानते हुए कि टोंग याओ गर्भवती थी, हु हैयुन इस बार विशेष रूप से सावधान थी। उसने पिछली बार की तरह जानबूझकर अपने जूते उतारकर टोंग याओ को परेशान करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद टोंग याओ को भूख नहीं लग रही थी। जब वे क्योटो पहुंचे तो शाम के 4 बज चुके थे। स्टेशन से निकलते समय टोंग याओ ने पिछले कुछ दिनों के अखबार खरीदे और फिर समूह को घर वापस ले गई। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गई। टोंग याओ हुई और वेन युन भी घर पर थीं। दोनों ने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और बाहर जाने ही वाली थीं, जिससे याओ हैरान रह गई। पापा, मम्मी, आप दोनों कब लौटे? टोंग याओ की वापसी देखकर टोंग याओ हुई और वेन युन आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने देखा कि टोंग याओ अपने साथ कुछ दोस्तों को घर ला रही है, तो उन्होंने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया। वेन युन सबके लिए चाय डालने गई, तभी टोंग याओ हुई ने समझाया, तुम्हारी माँ और मैं आज सुबह ही आए हैं। हम लिन मान की स्थिति के कारण वापस आए हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद टोंग याओ हुई ने भारी स्वर में कहा, लिन मान और शी यान के साथ एक घटना घटित हुई। टोंग याओ को झटका लगा, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसने पूछा, क्या हुआ? याओ को हल्का सा शक था कि इसका संबंध झाओ वेनकाई से हो सकता है, लेकिन वह अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकी थी। गु हुनवेई को भी कुछ शक होने लगा था। गुओ जिन्नियन और हु हैयुन लिन मान या शी यान को नहीं जानते थे। टोंग याओ हुई के परेशान चेहरे को देखकर दोनों चुप रहे। किसी के पारिवारिक मामलों में दखल देना उचित नहीं था। शी यान को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लिन मान ट्रेन से कुचलकर मर गई। वेन युन चाय लेकर आए और टोंग याओ हुई के बजाय उसने ये खबर सुनाई। हालांकि उन्हें लिन मान से बहुत स्नेह नहीं था, लेकिन आखिर वह उनकी भतीजी थी और इतनी कम उम्र में उसे खोने से टोंग याओ हुई को भी उदासी का अनुभव हुआ। टोंग याओ चौंक गई। क्या शी यान और लिन मान ने किसी को नाराज किया है? नहीं, वेन युन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वे विदेश से सामान आयात कर रहे थे और लूट का शिकार हो गए। पुलिस इसकी जांच कर रही है। टोंग याओ हुई ने मेज से अखबार उठाया और टोंग याओ को देते हुए कहा, इसमें सारी जानकारी लिखी है। लिन मान और शी यान का अंतिम संस्कार कल है। टोंग याओ ने अखबार पर एक नजर डाली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हु हैयुन को खबर सुनकर कपकपी सी महसूस हुई। शुक्र है कि वह उस ट्रेन में नहीं थी, वरना वह गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। लूटपाट के दौरान केवल लिन मान और शी यान की मौत हुई। उसी डिब्बे में मौजूद अन्य लोगों को केवल उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ और उन्हें कोई चोट नहीं आई। देखने में तो यह एक सामान्य ट्रेन डकैती लग रही थी, लेकिन टोंग याओ को कुछ असामान्य लगा, जैसे कि यह विशेष रूप से लिन मान और शी यान को निशाना बनाकर की गई हो। उसे अचानक झाओ वेनकाई की कही बात याद आ गई। क्या इस घटना का संबंध झाओ वेनकाई से हो सकता है? ये सोचकर टोंग याओ ने जल्दी से अपने खरीदे हुए सभी अखबारों को पढ़ा और झाओ वेनकाई के बारे में खबर ढूंढ ली। उसे 3 दिन पहले कई हत्याओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी और उसने ज्यादा जानकारी जारी नहीं की थी। टोंग याओ ने अखबार नीचे रख दिया और कहा, पिताजी, आप जाकर उन्हें श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते? मैं जाकर देख लेती हूं कि उपनगरों में स्थित घर का जीर्णोद्धार हुआ है या नहीं। टोंग याओ हुई ने जवाब दिया, उपनगरीय इलाके में घर की मरम्मत हो चुकी है और उसका भुगतान भी हो चुका है। चाबियां टीवी कैबिनेट के दराज में रखी हैं। मैंने किसी से उसकी सफाई भी करवा दी है। आजकल हम दोनों काफी व्यस्त हैं। आप लोगों को बस कुछ फर्नीचर और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदना है, फिर आप लोग वहां रहने आ सकते हैं। वेन युन ने आगे कहा, हाँ, होटल में रहना सुरक्षित या स्वच्छ नहीं है। मुझे पता है कि यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन आज रात के लिए इसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें।
आप कल नए घर में जा सकते हैं। गुओ जिन्नियन और हु हेयुन ने तुरंत आभार व्यक्त किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टोंग याओ के माता पिता पहली मुलाकात में ही उनका इतना स्वागत करेंगे और उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। टोंग याओ ने कोमल स्वर में कहा, माँ, पिताजी, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अभी चाची के घर जाने की योजना नहीं बना रहे थे? जाए, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे। वो उन्हें अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अब उसने लिन मान के अंतिम संस्कार के बाद तक इंतजार करने का फैसला किया है। वेन युन ने सिर हिलाया, लेकिन टोंग याओहुई ने आह भरी और धीरे से कहा, याओ याओ, मुझे पता है कि तुम और मान की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन अब जब वह चली गई है तो कोई मनमुटाव रखने की जरूरत नहीं है। तुम भी क्यों नहीं चली जाती? बस जाकर दिख जाओ। बेशक अगर टोंग याओ नहीं जाना चाहती तो टोंग याओहुई उस पर दबाव नहीं डालता, क्योंकि वह हमेशा अपनी बेटी के फैसलों का सम्मान करता था। जब टोंग याओ हिचकिचा रही थी तो सीधे सादे गुओ जिन्नियन ने कहा, श्रीमान टोंग, याओ याओ गर्भवती है। मेरी राय में उसे न लाना ही बेहतर होगा। उसके और लिन मान के बीच अनबन चल रही है और उसके आने से उसके मूड पर असर पड़ सकता है। गुओ जिन्नियन की बात सुनकर टोंग याओहुई और वेन युन चौंक गईं। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से पहले गुओ जिन्नियन और फिर टोंग याओ की ओर देखा और पूछा, गर्भवती हो? वेन युन ने दोहराया, याओ याओ, क्या तुम गर्भवती हो? टोंग याओ ने अपने माता पिता के चेहरे के भाव देखे और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है। मैं सचमुच गर्भवती हूँ। जब आचेन पिछली बार वापस आया था तभी मेरा गर्भधारण हुआ होगा। अभी शुरुआती समय है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। वेन युन की आंखें खुशी से लाल हो गईं। वह उत्साह से हकलाते हुए बोली, ये बहुत बढ़िया है, वाकई शानदार। आखिरकार हमारे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। अपनी बेटी के गर्भवती होने की खबर सुनकर टोंग याओहुई इतना खुश हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। वेन युन ने शरारत से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, हमारी बेटी गर्भवती है और तुम अभी भी मुंह बना रहे हो। टोंग याओहुई एकदम से होश में आया, उसका चेहरा तुरंत गंभीर से प्रसन्न हो गया। वह खुशी से हंसते हुए बोला, अगर आचेन को पता चलता तो वह बहुत खुश होता। याओ याओ, अब तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। ज्यादा भाग दौड़ मत करना। तुम्हारी माँ और मैं प्रजनन फार्म संभाल लेंगे। असल में मैं ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ को क्योटो में तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहूँगा। वेन युन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप गर्भवती हैं, आप ज्यादा काम नहीं कर सकती। आपको अच्छा खाना खाना होगा और अपने पोषण का ध्यान रखना होगा। टोंग याओ को ये देखकर बेहद खुशी हुई कि सभी लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, माँ, आप वहाँ पापा का ख्याल रखिए। कोई बात नहीं, जिन्नियन और बाकी सब यहाँ हैं। जब मेरा प्रसव होने वाला होगा तब आप वापस आ जाए। मुझे पापा के अकेले प्रजनन फार्म में रहने की चिंता है और लगातार चिंता करना मेरी गर्भावस्था के लिए अच्छा नहीं है। पब फ्यूचर विज्ञापन। टोंग याओ की यह बात सुनकर टोंग याओहुई और वेन युन ने जोर तो नहीं डाला, लेकिन उन्होंने टोंग याओ को आया रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए टोंग याओ अनिच्छा से मान गई। टोंग याओहुई को जब पता चला कि टोंग याओ गर्भवती है तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे लिन मान के अंतिम संस्कार में आने के लिए नहीं कहा। उसने वेन युन से भी कहा कि वह अंतिम संस्कार में जाने के बजाय टोंग याओ के साथ रहे। उसने सलाह दी, अगले कुछ दिनों तक याओ याओ के साथ घर पर रहो और उसके पसंदीदा व्यंजन बनाओ। ठीक है, वेन युन ने सहमति में सिर हिलाया। घटनाओं के इस मोड़ के साथ दंपति जल्दी से लिन मान की मृत्यु से आगे बढ़ गए। टोंग याओहुई आंटी टोंग शियान कियाओ के घर अकेले जाने से पहले आधे घंटे तक घर पर रुकी। उस शाम वेन युन ने एक शानदार दावत तैयार की। दिन भर ट्रेन में सफर करने के कारण सभी को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने वेन युन के खाना पकाने के कौशल की बहुत प्रशंसा की, जिससे वह बेहद खुश हुई। वह पूरी शाम मुस्कुराती रही। घर में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। इतने सालों बाद घर में इतनी चहल पहल बहुत कम ही देखने को मिलती थी। सभी मेहमान टोंग याओ के अच्छे दोस्त थे और वेन युन उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती थी। रात के खाने के बाद वेन युन ने उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था भी कर दी। मेजबान होने के नाते उसने सोचा कि उनके ठहरने की व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है। जब उसने उन्हें होटल में छोड़ा तो उसने माफी मांगते हुए कहा, घर के लिए फर्नीचर और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने के बाद आप कल से अपने कमरे में आ सकेंगे। आज रात हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। आंटी वेन, हमें जरा भी असुविधा नहीं हुई।
मेरी माँ ने भी कभी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। गुओ जिन्नियन की मीठी बातों से वेन यून बेहद खुश हो गईं। हु हेयुन ने इससे पहले कभी ऐसा पारिवारिक स्नेह अनुभव नहीं किया था। जब उसने वेन यून को देखा तो उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। वेन यून से परिचित होने के कारण हुनवेई ने औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। सभी के अपने अपने होटल के कमरों में आराम से पहुंचने के बाद वेन यून घर लौटी तो उसने देखा कि टोंग याओ नहाकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। इससे पहले टोंग याओ ने झाओ वेनकाई के बारे में खबर पर सरसरी नजर डाली थी और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब विस्तार से विश्लेषण करने के बाद उसे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। झाओ वेनकाई ने झाओ परिवार के मुखिया की हत्या कर दी और परिवार के सभी हिस्से हथिया लिए। झाओ वेनकाई ने झाओ वेन्यू के पिता को इन कृत्यों का खुलासा करने के कारण निशाना बनाया। इसके अलावा झाओ वेनकाई ने पर्दे के पीछे कई काम किए थे, जिनमें वांगचुन के दिल के स्रोत से संबंधित कुछ घटनाएं भी शामिल थीं। इन सब बातों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जब तक कि झाओ वेन्यू के पिता अचानक जाग नहीं गए। झाओ वेनकाई को शायद खतरे का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से तलाक दे दिया होगा। अगर वह गलत नहीं थी तो वांगचुन को मिला गुमनाम पत्र संभवतः उन्हीं ने भेजा था। आप इसे किसी भी तरह से देखें, भले ही झाओ वेनकाई एक अपराधी था, लेकिन वांगचुन के लिए उसके मन में सच्ची भावनाएं थीं। वेन यून टोंग याओ के बगल में बैठ गई। उसने देखा कि वह अभी भी अखबार पढ़ रही है और धीरे से पूछा, याओ, क्या अखबार में दिख रहा आदमी अचुन का पति है? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि लिन मान की मौत का संबंध शायद झाओ वेनकाई से है। वेन यून हैरान रह गई, क्या उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म नहीं हो गया था? मान की शादी शी यान से हुई थी, वह झाओ वेनकाई के साथ दोबारा कैसे जुड़ सकती है? टोंग याओ ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार ठोस सबूत के बिना ये सिर्फ एक संदेह था। पुलिस ने झाओ वेनकाई को गिरफ्तार कर लिया है। अगर वाकई वही दोषी है तो जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। वेन यून ने आह भरी, मैंने सोचा था कि मान को एक अच्छा पति मिल गया है और वह अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेगी। भला किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि वह लिन मान को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वेन यून को अपनी भतीजी की इस तरह मौत पर बहुत दुख हुआ। विशेषकर इसलिए क्योंकि दंपति की शादी कुछ ही समय पहले हुई थी और अब वे दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। टोंग याओ ने शांत स्वर में कहा, माँ, उसके प्रति सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिन मान सचमुच सुधर गई होती तो वह सामान की तस्करी के बारे में सोचती भी नहीं और ऐसी मुसीबत में तो बिल्कुल नहीं पड़ती। वह तस्करी इसलिए कर रही थी ताकि मेरी मिल्क टी की दुकान को दिवालिया कर दे। सचमुच वेन यून को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कुछ समय से क्योटो से दूर थी और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। शादी के बाद उसने जानबूझकर ऐसे प्रचार प्रसार किए जैसे वह दूध वाली चाय मुफ्त में बांट रही हो, जिसकी वजह से मेरी कई दुकानें बंद हो गईं। मुझे लगता है कि उसे इस वजह से काफी नुकसान हुआ और शायद इसीलिए उसने तस्करी का रास्ता अपनाया। अगर उसका ये बुरा इरादा न होता और वह अपनी दूध वाली चाय की दुकान चलाने पर ध्यान देती तो उसे और शीयान को इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। जैसे ही उसने यह बात कही, टोंग याओ को थोड़ा डर लगने लगा। सौभाग्य से गु हुनवेई ने उसे रोक लिया। अगर वह उस दिन ट्रेन में चढ़ जाती तो भले ही वह और गुओ जिन्नियन मरते नहीं, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें जरूर आती। इस तरह का काम उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। वह देश में रहकर ही अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहती थी। कम से कम सुरक्षा की कुछ गारंटी तो थी। अब जब वह गर्भवती थी तो वह ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी। टोंग याओ की बातें सुनकर वेन यून अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उसने हैरानी से कहा, मान हमेशा अपने परिवार के साथ चीजों को बहुत गंभीरता से लेती है। क्यों? अस्पताल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मान को शियाओचेन पर क्रश हो? टोंग याओ हल्के से हंसते हुए बोली, माँ, आपको ये बात अभी याद आ रही है। दरअसल लिन मान काफी समय से आचेन के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। वह आचेन की माँ के साथ कुछ न कुछ साजिश रच रही होगी, इसलिए भले ही वह मर गई है, मुझे कोई दुख नहीं है। लिन मान के इतने समय से सी चेन की प्रशंसा करने की बात जानकर वेन यून आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत क्रोधित हो गई। जब तुम्हारे पिता अस्पताल में भर्ती हुए थे तब मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मैं इसे पूरी तरह से भूल गई थी। जैसे जैसे वह इस बारे में सोचती गई, वेन यून का गुस्सा बढ़ता गया।
वो उठकर जाने लगी और बोली, मैं तुम्हारे पापा को वापस फोन करूंगी, हम अब उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। आखिर वह कैसी इंसान है। टोंग याओ ने वेन युन को पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, माँ, वह तो मर चुकी है, अगर पिताजी अंतिम संस्कार में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। वैसे तो लिन मान के लिए हमारे मन में कोई भावना नहीं थी, आखिर वह पिताजी की भतीजी थी। याओ की बातें सुनकर वेन युन ने सोचा और सहमति जताते हुए फिर आह भरी, तुम गर्भवती हो, उन बुरी बातों के बारे में मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। बच्चे के जन्म तक इंतजार करो, तुम्हारे पापा और मैं वापस आकर बच्चे की देखभाल में मदद करेंगे। तुम और शियाओ चेन अपने अपने करियर पर ध्यान दे सकते हो। माँ, तुम सबसे अच्छी हो। टोंग याओ अपनी माँ के कंधे से लिपट गई। माँ और बेटी ने थोड़ी देर और बातचीत की। टोंग याओ को जम्हाई आने लगी और वेन युन ने जल्दी से उसे सोने के लिए कहा। अपने परिचित स्थान पर लौटकर टोंग याओ गहरी नींद सो गई। जब वह उठी तो दिन का उजाला हो चुका था। टोंग याओ हुई पूरी रात नहीं लौटी थी और गु होनवेई और कुछ अन्य लोग आ चुके थे और बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। वेन युन ने नाश्ता बनाया और सबने खाना खा लिया। उसके बाद वे फर्नीचर खरीदने के लिए फर्नीचर बाजार गए और रास्ते में कुछ निजी सामान भी खरीद लिया। सुविधा के लिए टोंग याओ ने तीसरी मंजिल को किराए पर देने के बजाय गु होनवेई और अन्य लोगों के रहने के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया। ये देखते हुए कि टोंग याओहुई और वेन युन उम्रदराज हो रहे थे और सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए असुविधाजनक हो सकता था, वे दूसरी मंजिल पर रहने लगे। सब कुछ व्यवस्थित हो गया था और दिन लगभग समाप्त हो गया था। दोपहर में हु हेयुन उपनगर स्थित घर में आराम करने के लिए रुक गई। गर्भवती होने के कारण टोंग याओ को ज्यादा थकान नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए वह और वेन युन आराम करने के लिए घर चले गए, जबकि गुओ जिन्नियन और गु होनवेई व्यापार पर चर्चा करने के लिए टॉर्च फैक्ट्री गए। शाम ढलने तक दोनों वापस नहीं लौटे। टॉर्च का कारोबार सुचारू रूप से चल रहा था और वे परसों माल को ट्रेन में लाद कर ली शहर वापस जाने वाले थे। गुओ जिन्नियन ने उसी दिन जाने का फैसला किया। यह अच्छी खबर थी, लेकिन टोंग याओ ने देखा कि गु होनवेई का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा, क्या कुछ हुआ है। गु होनवेई ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या बोले। तभी गु जिन्नियन ने सीधे सीधे कहा, एग वफल केक फैक्ट्री आपके ब्रीडिंग फॉर्म के साथ सहयोग करने को तैयार है। हालांकि उनकी एक शर्त है कि आपको कल व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए जाना होगा। ओह, वे मुझे ही क्यों भेजना चाहते हैं। टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि चेंग फैंग क्या करने की सोच रहा है। टोंग याओहुई और वेन युन भी उलझन भरी निगाहों से गुओ जिन्नियन को देख रही थीं। अगर कोई और होता तो शायद वे मुझे नहीं पता कहकर जवाब देती, लेकिन गुओ जिन्नियन ने सीधे जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें आकर्षक मानता है। जब हम रात का खाना खा रहे थे तो मुझे लगा कि वह तुम में काफी दिलचस्पी ले रहा था। टोंग याओ ने अपने होठों के कोने को सिकोड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, ऐसे लोगों के आसपास महिलाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें निजी भावनाओं को व्यवसाय से नहीं मिलाना चाहिए या किसी खूबसूरत महिला की स्थिति को समझे बिना उसे पसंद नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से इस कारण से नहीं है। हालांकि वह देखने में अच्छी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी कि हर कोई उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगे। उसने चेंग फैंग को कुछ बार देखा था और हालांकि वह उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह उस तरह का इंसान है जो किसी खूबसूरत महिला को देखकर अपना आपा खो देगा। टोंग याओ के विश्लेषण को सुनकर गुओ जिन्नियन को लगा कि यह काफी तर्कसंगत है और वह हैरान रह गया, तो मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता, मेरा दिमाग केवल यहीं तक सोच सकता है। टोंग याओहुई ने कुछ देर तक गंभीर भाव से सोचा और फिर कहा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। टोंग याओ ने इस पर विचार किया और फिर सहमत हो गई। फिर उसने गु होनवेई की ओर मुड़कर कहा, होनवेई, हम कल मुर्गी पालन के सौदे पर बातचीत करने जाएंगे। तुम और जिन्नियन गाड़ी और माल ढुलाई का काम संभाल लो, हम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। गु होनवेई ने सिर हिलाया। गु होनवेई को देखते हुए गु जिन्नियन ने कहा, मेरी तरफ से सब कुछ नकद भुगतान है, जैसे ही सामान आएगा भुगतान हो जाएगा। मैं भी अपने घर पर नहीं रहना चाहता। जब मैं सामान भेज दूंगा तो मैं ली शहर जाऊंगा, तब तक हम साथ में क्योटो आ सकते हैं। गु होनवेई ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना सोचे समझे तुरंत मना कर दिया, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पास रहने की जगह नहीं होगी। गुओ जिन्नियन ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, इस गर्मी में मुझे बस लेटने के लिए जगह चाहिए, आंगन में सोना भी चलेगा। हम इतने परिचित हो गए हैं, लेकिन आपके घर पर 1-2 दिन रुकना मुझे, एक महिला होने के नाते, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इससे दिक्कत है। आपका मतलब क्या है?
गु हुनवेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं भूल ही गया होता। गुओ जिन्नियन गुस्से से भड़क उठा, मुट्ठी लहराते हुए बोला, अरे गु हुनवेई, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम्हारी जबान इतनी तेज है। अगर अंकल टोंग और आंटी वेन यहाँ न होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर देता। टोंग याओहुई और वेन यून ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने अनसुना करने का नाटक किया, जबकि टोंग याओ ने जोर से हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। गु हुनवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फिर दोहराया, मेरे घर में वाकई जगह नहीं है, और तुम्हारे जैसी लड़की का मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। इससे गलतफहमी हो सकती है और तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। गुओ जिन्नियन उससे झगड़ा करने के मूड में लग रहा था। उसे घूरते हुए उसने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं तो एक बड़े पेड़ के नीचे भी सो सकता हूँ। गांव वाले मुझे कैसे देखते हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं उन्हें जानता ही नहीं। चाहे वे मेरी कितनी भी बुराई करें, घर पर मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपके यहाँ ही रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अच्छी नीयत तो धरी रह गई। शुरू में तो वह गु हुनवेई के घर इसलिए गई थी क्योंकि उसे चिंता थी कि पिछली बार उसने बहुत हंगामा खड़ा किया था और गु हुनवेई को परेशान किया जा रहा था। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, उसने उसे ही परेशान कर दिया। अब उसने जाने का पक्का इरादा कर लिया था। गु हुनवेई कुछ देर चुप रहने के बाद उसे याद दिलाते हुए बोली, इससे मेरी भविष्य की शादी की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। क्या तुम इसी गांव में शादी करने की योजना बना रहे हो। गुओ जिन्नियन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, और वो भी एक बार नहीं। वैसे भी तुम्हें पत्नी मिले या न मिले, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो जब मैं आऊंगा तुम मुझे बाहर ही बंद कर देना। वैसे भी तुम्हारा टूटा हुआ दरवाजा मुझे रोक नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुओ जिन्नियन बहुत मोटी चमड़ी वाली थी। गु हुनवेई उसके सामने कुछ भी नहीं था। बेबसी से वह खड़ा हुआ और बोला, अंकल टोंग, आंटी वेन, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। जल्दी क्या है। गुओ जिन्नियन ने गु हुनवेई को घूरा, फिर जल्दी से टोंग याओ और दूसरों को अलविदा कहा और जल्दी से गु हुनवेई के साथ चलने के लिए दौड़ पड़ी। वेन यून हंसते हुए बोली, जिनियन लड़कों की तरह बिल्कुल बेफिक्र है। अगर वह अपने बाल बढ़ा ले तो मुझे यकीन है कि वह एक खूबसूरत लड़की बन जाएगी। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, जिन्नियन बाहर व्यापार करते समय सुरक्षा और सुविधा के लिए लड़के की तरह कपड़े पहनता है। मुझे लगता है कि वो और हुनवेई एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। व्यक्तित्व के मामले में वे एक दूसरे के पूरक हैं। हुनवेई एक बेचारा बच्चा है, अगर कोई सच में उसकी देखभाल करने वाला उसके साथ हो तो अच्छा होगा। वेन यून दयालु थी। कुछ समय बिताने के बाद उसने पाया कि होनवेई एक अच्छा लड़का है और उसने तब सोचा था कि अगर याओ ने सी चेन से शादी न की होती तो उसका और गु हुनवेई का रिश्ता तय करना अच्छा होता। आखिरकार गु हुनवेई के घर पर केवल पिता ही है और भविष्य में उनके साथ क्योटो में रहना अच्छा रहेगा। हालांकि टोंग याओहुई ने सिर हिलाते हुए कहा, हुनवेई जिन्नियन से 2 साल छोटा है ना। उम्र के हिसाब से यह उचित नहीं है। वेन यून ने उसे घूरते हुए कहा, इसमें अनुचित क्या है। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, एक बुजुर्ग महिला सोने की ईंट भी पकड़ सकती है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं। टोंग याओहुई अनिच्छा से वेन यून से सहमत हो गई। दोनों की बातचीत सुनकर टोंग याओ को हंसी आ गई, लेकिन उसे अभी भी मुद्दे पर बात करनी थी। माँ, पिताजी, हाल ही में हुनवेई का किसी से परिचय कराने की बात मत कीजिए। पिछली बार जब हम वापस गए थे, उसके पिता का अभी अभी निधन हुआ था और शोक की अवधि अभी खत्म भी नहीं हुई है। ऐसी बातें करना अभी उचित नहीं है। क्या सचमुच। वेन यून और टोंग याओहुई एक साथ बोले। वे पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थे और उन्हें परिवार के रूप में बैठकर बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। उन्हें गु हुनवेई के पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं थी। टोंग याओ ने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा, उसके पिता का स्वास्थ्य हमेशा से खराब था। अपने बेटे से बहुत उम्मीदें होने के कारण उन्होंने अपनी बीमारी छिपा ली और उसे नहीं बताया। हमें उम्मीद नहीं थी कि पिछली बार जब हम वापस गए थे तो उसके पिता की हालत इतनी गंभीर होगी, लेकिन कम से कम उसे आखिरी बार अपने पिता को देखने का मौका तो मिला। टोंग याओहुई ने भौहें चढ़ा ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। हुनवेई एक समझदार और होनहार लड़का है, हमें भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वेन यून मान गई। याओ, हुनवेई को कौन सा खाना पसंद है? मैं कल उसके लिए बनाऊंगी। बेचारे लड़के की पृष्ठभूमि वाकई दयनीय है। अपने माता पिता के सहानुभूति भरे चेहरे देखकर टोंग याओ मुस्कुराए और बोली, पापा, मम्मी, हुनवेई के लिए सिर्फ अफसोस करना ठीक नहीं है।
जिन्नियन दिखने में भले ही हंसमुख लगती हो, लेकिन उसकी हालत भी बहुत दयनीय है। उसके माता पिता लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अहमियत देते हैं और उसे लाड़ प्यार भी नहीं करते। उन्हें सिर्फ पैसों की फिक्र रहती है। आंटी हू का जीवन भी बहुत कठिन रहा है। बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और संतान न होने के कारण ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब उनका कोई सहारा नहीं है। सौभाग्य से वे दोनों मेहनती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। कम से कम उन्हें खाने पीने की चिंता तो नहीं करनी पड़ती। वेन यून को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि गुओ जिन्नियन और हु हैयुन भी दयनीय स्थिति में थे। उसे उन पर दया आ गई। उसने टोंग याओ से उनके पसंदीदा भोजन के बारे में पूछा और अगले दिन उनके लिए खाना बनाने का फैसला किया। टोंग याओ हुई ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि अगले कुछ दिनों में उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे रसोई में वेन यून की मदद कर सकते हैं। टोंग याओ अपने पिता की बात सुनकर हंस पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बुजुर्ग पिता को रसोई में काम करना पसंद आएगा। तीनों का परिवार रात के 9 बजे तक बातें करता रहा। बैठक में रखा फोन पूरे समय शांत रहा। टोंग याओ थोड़ी उदास होकर अपने कमरे में लौट गई। वह वास्तव में सी चेन को अपनी गर्भावस्था की खबर देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास मोबाइल फोन नहीं था और बातचीत करना मुश्किल था। जब तक सी चेन उससे संपर्क नहीं करता, तब तक उसके पास उससे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। नींद न आने के कारण वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही और टोंग याओ ने फैसला किया कि मौजूदा कारोबार खत्म होने के बाद वह सी चेन से मिलने विदेश जाएगी। उसे ठीक से याद नहीं कि वह कब सो गई, लेकिन उसने खुद को एक और सपना देखते हुए पाया। उस सपने में वही छोटा लड़का और लड़की थे जो पिछले सपने में थे। कुछ बच्चे उस छोटे लड़के को तंग कर रहे थे और छोटी खड़ी किए हुए लड़की लड़के के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दूसरे बच्चों को चुनौती दे रही थी। टोंग याओ को ये सब मनोरंजक लगा और वह नाटक को देखती रही जब तक कि बच्चों ने लड़की पर हाथ उठाने की धमकी नहीं दी। तब उसने हस्तक्षेप किया और उन्हें भगा दिया। छोटी बच्ची टोंग याओ को देखकर चौंक गई। उसने अपने चेहरे पर घमंडी भाव लिए पूछा, तुम फिर से आ गए? तुम कहाँ थे? अचानक कहाँ गायब हो गए? छोटी बच्ची की बातों से टोंग याओ स्तब्ध रह गई। उसी क्षण जमीन पर बैठा छोटा लड़का टोंग याओ को देखकर खड़ा हुआ, उसके पास गया और हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। टोंग याओ का दिल पिघल उठा। अचानक उसे गुओ जिन्नियन की कही बात याद आ गई, इसलिए वह नीचे बैठ गई। दोनों बच्चों को प्यार से देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और कभी किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। दोनों बच्चे एक दूसरे को हिचकिचाहट भरी नजरों से देखने लगे। छोटे लड़के ने तुरंत फैसला कर लिया और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन छोटी लड़की असमंजस में दिखी। आपका घर कहाँ है? छोटी बच्ची की धूर्तता भरी सूरत देखकर टोंग याओ हंस पड़ी और बोली, मेरा घर क्योटो में है। हमारे पास एक बड़ा घर और खूब पैसा है। मेरे पति भी डॉक्टर हैं और बहुत सुंदर हैं। जैसे जैसे छोटी बच्ची सुनती गई, उसकी आंखें और भी चमक उठती गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे पैसों और सुंदर पुरुषों में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन फिर भी उसने घमंड से अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, चूंकि आप हमें अपने घर मेहमान के रूप में बुला रहे हैं, तो अब से हमारे साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। आजकल के बच्चे। टोंग याओ ने छोटी लड़की का चेहरा चुटकी लेते हुए हंसा। अचानक वह जाग गई। उसे सपना इतनी स्पष्ट रूप से याद था कि उसे यह मजेदार लगा। उसने इसे वेन यून और टोंग याओहुई के साथ साझा किया। ये सुनकर टोंग याओहुई और वेन यून दोनों बेहद उत्साहित हो गईं, जिससे टोंग याओ को आश्चर्य हुआ। गुओ जिन्नियन की तरह उन्हें भी यकीन था कि टोंग याओ जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है, और वो भी एक दुर्लभ जोड़ी, लड़का और लड़की। उन्होंने जोर देकर कहा कि टोंग याओ को जांच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। अपने माता पिता की चिंता को देखकर टोंग याओ को लगा कि वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उस छोटी बच्ची और लड़के के प्यारे चेहरों को याद करके वह आखिरकार मान गई। हालांकि उसने चेकअप की तारीख टाल दी। नाश्ते के बाद टोंग याओहुई के साथ एक वफल केक फैक्ट्री गई। पिछली बार की तरह ही फैक्ट्री मैनेजर ने उनका स्वागत किया। हालांकि इस बार वह बहुत दोस्ताना था और टोंग याओहुई को देखते ही उन्हें चिन फैन के कार्यालय में ले गया। जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़े, उसने उत्सुकता से पूछा, आपने हमारे बॉस को आपसे मिलने के लिए कैसे राजी किया? उन्होंने आज सुबह मुझसे विशेष रूप से कहा था कि अगर टोंग याओ नाम की कोई महिला आती है तो मैं उसे उनके पास ले आऊं। टोंग याओ ने हल्की सी हंसी हंसते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, संयोग से मेरी मुलाकात आपके बॉस से उनके चाचा के घर पर हुई और हमने साथ में खाना खाया। हमने कुछ व्यावसायिक मामलों पर बातचीत की।
ये सुनकर मैनेजर का रवैया और भी सुधर गया। उन दोनों को ऑफिस के दरवाजे तक ले जाने के बाद उसने बड़े ध्यान से उनके लिए दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, कार्यालय के अंदर से चेन फैंग की आवाज आई। मैनेजर ने दरवाजा खोला और कहा, बॉस, मिस टोंग यहाँ है। ये सुनकर चेन फैंग ने अपना दस्तावेज नीचे रख दिया और दरवाजे की ओर देखा। टोंग याओ और टोंग याओ हुई कार्यालय में दाखिल हुई। चेन फैंग के मौन संकेत पर कर्मचारी कार्यालय से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। टोंग याओ ने चेन फैंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया और तुरंत परिचय देते हुए कहा, श्रीमान चेन, ये मेरे पिता टोंग याओ हुई हैं। चेन फैंग की आंखों में एक चमक आई, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टोंग याओ हुई का अभिवादन करते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अंकल टोंग। टोंग याओ हुई ने चेन फैंग से हाथ मिलाया। वह चेन फैंग के संबोधन से थोड़ा हैरान था क्योंकि वह उनसे व्यापारिक बातचीत के लिए आया था। उसे उम्मीद थी कि पहली मुलाकात में चेन फैंग उसे श्रीमान टोन कहकर संबोधित करेंगे, इसलिए अंकल टोन कहना कुछ ज्यादा ही आत्मीयता भरा लगा। टोंग याओ ने भी ये देखा, लेकिन वह चुप रही, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। चेन फैंग के निमंत्रण पर वे सोफे पर बैठ गए। चेन फैंग ने खुद उनके लिए चाय डाली, फिर उन्होंने व्यापार पर चर्चा शुरू की। इसमें कोई शक नहीं कि चेन फैंग में व्यापार की अच्छी समझ थी। चर्चा के दौरान उन्होंने हर बार सटीक बात कही और किसी भी चीज से समझौता किए बिना कारखाने के हितों को प्राथमिकता दी। ये पहली बार था जब टोंग याओ इतने बड़े सौदे पर बातचीत कर रही थी। ऊपर से शांत दिखने के बावजूद वह अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। वह और याओ हुई बहुत कम बोल रही थी और चेन फैंग को ही ज्यादा बोलने दे रही थी, कहीं अनजाने में किसी व्यापारिक जाल में न फंस जाएं। वे चेन फैंग के हर एक वाक्य को मन ही मन समझ रही थी। टोंग याओ की तुलना में टोंग याओ हुई अधिक सहज था। वह न केवल चेन फैंग के सवालों का तुरंत जवाब देने में सक्षम था, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना भी जानता था। ये पता चला कि टोंग याओ हुई का फैक्ट्री मैनेजर के रूप में वर्षों का अनुभव व्यर्थ नहीं गया था। तीनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। ज्यादातर समय टोंग याओ बातचीत में सिर्फ एक पृष्ठभूमि बनकर रह गई, क्योंकि चर्चा मुख्य रूप से टोंग याओ हुई और चेन फैंग के बीच ही चल रही थी। सौभाग्यवश सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। चेन फैंग सहयोग के लिए सहमत हो गए और उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ अनुबंध भी प्रस्तुत किया। टोंग याओ ने अपनी उत्तेजना को काबू में रखते हुए अनुबंध की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद ही उसने इस पर हस्ताक्षर किए। जब चेन फैंग ने देखा कि टोंग याओ ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उसने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, लगभग दोपहर हो गई है, अंकल टोंग, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको दोपहर का भोजन कराऊं? टोंग याओ ने पहले तो मना करने का इरादा किया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, चेन फैंग ने कहा, अगर मैंने तुम लोगों को खाना नहीं खिलाया, तो लोग मेरे बारे में, जो कि नया मालिक हूं, कंजूस और अक्षम होने की बात फैला देंगे। ऐसी परिस्थितियों में टोंग याओ और टोंग याओ हुई मना नहीं कर सकी। वे चेन फैंग के साथ एक मध्यम से उच्च श्रेणी के रेस्तरां में गईं। हालांकि चेन फैंग टोंग याओ हुई के साथ कुछ ड्रिंक्स लेना चाहता था, लेकिन याओ हुई की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने जिद नहीं की। भोजन बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। टोंग याओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अधिकांश बातचीत चेन फैंग और टोंग याओ हुई के बीच हुई। चेन फैंग के बोलने की गति और लहजा धीमा था और उनका हास्य शिष्टाचार से ओतप्रोत था, जिससे भोजन के दौरान कोई असहज विराम न आए। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। टोंग याओ हुई ने गौर किया कि चेन फैंग शुरू से अंत तक पूरी तरह से अपने काम में डूबा रहा। उसने न तो अनादरपूर्ण व्यवहार किया और न ही लापरवाही से कोई फिजूल की टिप्पणी की। उसने टोंग याओ से छोटी मोटी बातचीत शुरू तक नहीं की, जिससे याओ हुई पर चेन फैंग की अच्छी छाप पड़ी। खाना खाने के बाद जब तीनों ने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर एक दूसरे को अलविदा कहा, तो टोंग याओ और याओ हुई जाने ही वाले थे कि तभी एक महिला अचानक उनकी ओर दौड़ी और टोंग याओ की ओर इशारा करते हुए गुस्से भरे लहजे में चेन फैंग को संबोधित किया। वह कौन है? चेन फैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? टोंग याओ और याओ हुई एक पल के लिए चौंक गए। उन्हें शक हुआ कि वो महिला चेन फैंग की प्रेमिका या इसी तरह की कोई और हो सकती है। गलतफहमी से बचने के लिए उन्होंने वहां से चले जाने और उस युवा जोड़े को कुछ एकांत देने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही टोंग याओ जाने लगी, उस महिला ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से टोंग याओ को घूरते हुए बोली, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जा सकता। अरे! टोंग याओ चौंक गई। उसकी तो बस एक व्यावसायिक बैठक थी। वह इस ड्रामे में क्यों फंस गई? टोंग याओ ने उस महिला को थोड़ा और गौर से देखा।
वह बेहद खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की थी। वह लगभग टोंग याओ की ही उम्र की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रहे गुस्से भरे भावों ने उसे डरावना बना दिया था। साफ तौर पर वह एक बिगड़ी हुई युवती लग रही थी। महिला को टोंग याओ का हाथ पकड़े देखकर, और चूंकि वह एक महिला थी, टोंग याओ हुई उतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं कर सका जितना वह किसी पुरुष के मामले में करता। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, युवती, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया पहले उसे बोलने दें और धीरे धीरे बोलें। चेन फैंग ने भौहें चढ़ाकर दृढ़ स्वर में कहा, नानटिंग, उसे पहले जाने दो। चेन नानटिंग की नज़र में चेन फैंग की हरकतें ऐसी लग रही थीं मानो वह टोंग याओ की रक्षा कर रहा हो, जिससे टोंग याओ और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। भाई चेंग, क्या आपने मुझे उसके कारण ठुकरा दिया? मैंने सुना है कि आप हाल ही में कुछ ब्लाइंड डेट्स पर गए हैं। क्या उसे किसी और ने आपकी ब्लाइंड डेट के लिए मिलवाया था? चेन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कृपया बेवजह परेशानी खड़ी मत करो, पहले टोंग याओ को जाने दो। तुम तो उसे इतने प्यार से बुलाते भी हो। चेन नानटिंग ने गुस्से में पैर पटका, मानो उसकी आंखों में आंसू आ गए हों। टोंग याओ ने अपने होठों के कोने को सिकोड़ा। चेन फैंग ने तो बस उसे उसके नाम से पुकारा था। भला इस मिस को इसमें स्नेह कैसे समझ आया? उसने गला साफ करते हुए कहा, जी महोदया, आपने गलत समझा है। मैं श्री चेन की कोई साथी नहीं हूँ। मैंने आज ही श्री चेन के साथ एक व्यापारिक समझौता किया है। उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को भोजन पर आमंत्रित किया है, बस इतना ही। जहां तक उस महिला की बात है जिसका आपने जिक्र किया है, मैं उसे नहीं जानती। क्या आप कृपया मुझे पहले जाने देंगी और फिर आप श्री चेन के साथ अपना काम निपटा लेंगी? टोंग याओहुई ने भी गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। मेरी बेटी, वह तो पहले ही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चेन नानटिंग ने टोंग याओहुई की बात काटते हुए चेन फैंग की ओर मुड़कर कहा, भाई चेंग, मुझे बताओ, क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? चेन फैंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह एक व्यावसायिक ग्राहक है। परेशानी खड़ी करना बंद करो। चेन नानटिंग को विश्वास नहीं हुआ, आपके पास क्या सबूत है कि वह एक व्यावसायिक ग्राहक है? उसने आज साफ तौर पर सुना था कि चेन फैंग एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। व्यापारिक बातचीत के लिए कौन अपनी बेटी को साथ लाता है? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। भले ही यह वास्तविक व्यवसाय हो, उनके इरादे कुछ नापाक ही होंगे। शायद वे अपनी बेटी की सुंदरता का इस्तेमाल चेन फैंग को लुभाने और इस तरह सौदा करने के लिए कर रहे हैं। यह मत सोचो कि वह भोली है और कुछ नहीं जानती। कुछ कारोबारी सचमुच बेईमान होते हैं। वे सौदा पक्का करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टोंग याओ ने असहाय होकर आह भरी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैडम, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और गर्भवती हूं। मेरा श्री चेन से कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर चेन फैंग और चेन नानटिंग की नज़र टोंग याओ के सपाट पेट पर पड़ी। आज टोंग याओ ने स्लिम फिट ड्रेस पहनी थी जिससे उसका फिगर एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर जरा भी चर्बी नहीं थी। भला वह गर्भवती कैसे हो सकती है? चेन नानटिंग को यकीन था कि टोंग याओ झूठ बोल रही है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम किसी भी हालत में गर्भवती कैसे दिख सकती हो? टोंग याओ का शरीर तो उससे कहीं बेहतर था, भला वो गर्भवती कैसे दिख सकती थी? चेन फैंग ने अजीबोगरीब ढंग से सिर हिलाया, वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं लग रही थी। टोंग याओ ने असहाय होकर अपना माथा छुआ और चेन फैंग से कहा, श्रीमान चेंग, आपको जल्दी से इस महिला को समझाना चाहिए। वह ड्रामा देखना नहीं चाहती थी। समस्या ये थी कि चेन नानटिंग उसे जाने नहीं दे रहा था। टोंग याओहुई ने भी चेन फैंग की ओर देखा। चूंकि चेन नानटिंग एक महिला है और उसने टोंग याओ को केवल पकड़ा था, कोई अतिवादी हरकत नहीं की थी, इसलिए एक वयस्क होने के नाते उसके लिए शारीरिक हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। वह केवल चेन फैंग द्वारा गलतफहमी दूर करने का इंतजार कर सकता था। चेन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए सख्त स्वर में कहा, पहले टोंग याओ को छोड़ दो और उन्हें जाने दो। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा। मैं नहीं मानूंगी। चेन नानटिंग ने मुंह फुलाते हुए नाराजगी और जिद भरे चेहरे से कहा, जब तक तुम बात साफ नहीं करोगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे बताओ, मैं भी बदसूरत नहीं हूं और हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते? चेन फैंग ने गहरी सांस ली और गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, तुम्हारा अधीरता मेरे अधीरता की परीक्षा ले रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा मेरे व्यापारिक साझेदार के साथ किया जा रहा व्यवहार पसंद आएगा? चेन नानटिंग का गला भर आया, वह कुछ बोल नहीं पाए। उसने टोंग याओ को घूर कर देखा, उसकी आंखों में घृणा भरी थी।
वह उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो टोंग याओ चली जाएगी और उसे उससे दोबारा सामना करने का मौका नहीं मिलेगा। यह महिला बेहद खूबसूरत थी और उसका शरीर भी बहुत आकर्षक था, जिससे उसे असुरक्षित महसूस हुआ। चेन नानटिंग को उदासीन देखकर चेन फैंग आगे बढ़ी, टोंग याओ की बाह से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, बचकाना हरकतें करना बंद करो, तुम मेरे लिए बहन जैसी हो और तुम ये जानती हो। कौन तुम्हारी बहन बनना चाहेगा? चेन नानटिंग ने गुस्से से पैर पटका, उसकी आंखों में लगभग आंसू थे। आजाद होते ही टोंग याओ ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी। वह टोंग याओहुई के साथ जल्दी से वहां से चली गई और बाकी की बात चेन फैंग पर छोड़ दी। उसने जो कहना था कह दिया था और चेन नानटिंग उस पर विश्वास करे या न करे यह उसके बस में नहीं था। चूंकि उसकी गर्भावस्था अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी और उसका पेट भी छोटा था, तो भला वह अपनी प्रसव पूर्व जांच की पर्ची अपने साथ कैसे रख सकती थी। उनके जाने के बाद टोंग याओहुई ने चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। उस लड़की ने मुझे जोर से नहीं पकड़ा था। टोंग याओहुई ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, भविष्य में जब भी आप बाहर जाएं तो किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करें। आज जैसी घटनाएं बिल्कुल अप्रत्याशित थीं। उन्होंने बस एक सामान्य भोजन किया था, लेकिन फिर भी इससे गलतफहमियां पैदा हो गईं। ये जानते हुए कि टोंग याओहुई उसके बारे में चिंतित है, टोंग याओ ने सिर हिलाकर मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की। दिन भर बाहर घूमने के बाद टोंग याओहुई को चिंता हुई कि टोंग याओ थक गई होगी, इसलिए उसने एक टैक्सी बुलाई और उसे आराम करने का आदेश दिया। उसने टोंग याओ को कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी। जब टोंग याओ घर लौटी तो उसने देखा कि वेन युन ने न केवल ढेर सारा राशन खरीदा था, बल्कि एक आया भी ढूंढने की कोशिश की थी। दुख की बात है कि लंबे समय तक खोजने के बाद भी उसे कोई उपयुक्त आया नहीं मिली। शाम को वेन युन ने एक बड़ा भोजन पकाया। स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी लोग भावुक हो गए, जिनमें गु होनवेई और उनके साथी भी शामिल थे। भोजन करते समय उन्होंने अपने व्यवसाय की प्रगति पर चर्चा की। गु होनवेई को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि सौदा हो गया है। फिलहाल प्रजनन फार्म मुनाफा कमाना शुरू कर चुका था और उन्होंने चेन फैंग के साथ अपना सहयोग भी अंतिम रूप दे दिया था। लगभग एक महीने में वे मुर्गियों और बत्तखों का एक और बैच शामिल कर सकते थे। आगामी वसंत तक वे फलदार पेड़ लगाना भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह की 2 वर्षीय योजना से उन्हें पशुपालन फार्म पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वे अपना पूरा ध्यान अन्य व्यवसायों पर लगा सकेंगे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और सभी लोग भविष्य को लेकर सकारात्मक थे। जब विदेश में खरीदारी यात्रा का विषय उठा तो गु होनवेई ने शांत भाव से कहा, मैं इस यात्रा पर कुछ दिनों के लिए जा सकता हूँ। हु हैयुन, अगर आपके दोस्तों के वीजा तैयार हैं तो मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। हु हैयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, मैं उन्हें कल फोन करके बता दूंगी। टोंग याओ ने अपनी योजना का भी जिक्र किया, जब आप सभी क्योटो लौट आएंगे तो मैं आचेन से मिलने के लिए विदेश यात्रा करने की योजना बना रही हूँ। सी चेन ने हाल ही में फोन नहीं किया था और गर्भवती होने के कारण टोंग याओ खुशखबरी साझा करने के लिए बेताब थी। याओ याओ, तुम गर्भवती हो, क्या तुम फ्लाइट ले सकती हो? वेन युन ने अपनी चिंता व्यक्त की। टोंग याओहुई भी निश्चिंत नहीं थी और चिंतित होकर बोली, याओ याओ, तुम 1 साल और इंतजार क्यों नहीं कर लेती? बच्चे के जन्म के बाद फिर शियाओचिन से मिलने जाना। उस समय तुम वहां कुछ समय के लिए रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी बेटी के गर्भवती होने के कारण वे काफी चिंतित थे। टोंग याओ ने चुपचाप उन्हें दिलासा देते हुए कहा, पापा मम्मी चिंता मत कीजिए, मैं कल प्रसव पूर्व जांच के लिए जाऊंगी। अगर सब ठीक रहा तो मैं शियाओचिन से मिलने जाऊंगी। वह सचमुच सी चेन से मिलना चाहती थी और चाहती थी कि काश वह तुरंत वहां पहुंच पाती। वेन युन और टोंग याओहुई के कुछ बोलने से पहले ही गुओ जिन्नियन ने उत्सुकता से कहा, याओ याओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कभी विदेश नहीं गया हूँ। टोंग याओ की आंखें चमक उठी, पापा माँ, अगर जिन्नियन मेरे साथ हो तो बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करो, जिन्नियन अकेले ही 2 ताकतवर आदमियों को संभाल सकता है। मैंने इसे देखा है। गु होनवेई ने सहमति जताते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। गुओ जिन्नियन ने उसे घूर कर देखा, फिर टोंग याओहुई और वेन युन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल टोंग, आंटी वेन, मैं लड़ाई में वाकई बहुत माहिर हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखा सकता हूँ। निश्चिंत रहिए, मैं याओ याओ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। टोंग याओहुई और वेन युन ने एक दूसरे को देखा। दोनों असमंजस में थे, तभी उन्हें एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर वे दंग रह गए।
गुओ जिन्नियन ने एक हाथ से चॉपस्टिक तोड़ दी थी। वह ताकत, वे दोनों तुरंत निश्चिंत हो गए। गुओ जिन्नियन का अपनी बेटी के साथ जाना उनके खुद जाने से ज्यादा सुरक्षित होगा। हु हेयुन भी हैरान दिखी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुओ जिन्नियन ऐसी क्षमताएं छिपा कर रखेंगे। गु हुनवेई भी थोड़ा सहम गया। रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं को याद करते हुए उसे अचानक लगा कि अगर टोंग याओ ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद अगले दिन वह खबरों में आ जाता। जब एक महिला अपनी बात पर अड़ी रहती है तो वास्तव में एक पुरुष कुछ नहीं कर सकता। रात के खाने के बाद कुछ लोग बैठक कक्ष में बैठकर थोड़ी देर बातें करते रहे। चूंकि उन्हें अगले दिन कुछ काम थे, इसलिए वे ज्यादा देर तक नहीं जागे। आगंतुकों को विदा करने के बाद टोंग याओ और टोंग याओहुई ने थोड़ी देर बातचीत की और फिर दोनों सोने के लिए अपने अपने शयन कक्षों में चले गए। अगले दिन सुबह सुबह टोंग याओ अपने माता पिता के साथ अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल गई। दुर्भाग्यवश चूंकि उसकी गर्भावस्था अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अस्पताल के मौजूदा उपकरण इतने उन्नत नहीं थे कि यह पता लगाया जा सके कि वह जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है या नहीं। बहरहाल टोंग याओ का स्वास्थ्य अच्छा था। ली शहर से लौटने के बाद उसे अब सुबह की मतली नहीं होती थी और उसकी भूख भी अच्छी थी। अस्पताल से निकलते ही प्रवेश द्वार पर उनकी मुलाकात अचानक चेन नानटिंग से हो गई। टोंग याओ को देखते ही चेन नानटिंग की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं मानो वह उसे निगल जाना चाहती हो। चेन नानटिंग की इस प्रतिक्रिया से हैरान टोंग याओ को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला और चेन नानटिंग तेजी से उसकी ओर बढ़ गई। टोंग याओ का सामना करते हुए उसने पूछा, क्या आप अंकल चेन से मिलने आए हैं? ये सुनकर टोंग याओ समझ गई कि उसे गलत समझा गया है, इसलिए वह मुस्कुराए और अपना प्रसवपूर्व जांच फॉर्म निकाला। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहती। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि श्री चेन के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है। चेन नानटिंग ने गहरी सांस ली, फॉर्म उठाए और उन पर एक नजर डाली। प्रसव पूर्व जांच के फॉर्म देखकर उसका चेहरा शांत हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने टोंग याओ को गलत समझा था। उसने असहज होकर माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैंने कल सुना था कि चेंग एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, और फिर मैंने आप दोनों को एक साथ रेस्टोरेंट से निकलते देखा, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। टोंग याओ ने बस हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक गलतफहमी दूर हो गई है। अब हमें जाना होगा, अलविदा। काम खत्म होने के बाद वह टोंग याओहुई और वेन यून के साथ चली गई। याओ याओ, अभी अभी वो लड़की कौन थी? वेन यून ने अपना सिर घुमाकर प्रश्नवाचक स्वर में टोंग याओ की ओर देखा। इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, टोंग याओहुई ने कहा, वह एक ऐसी लड़की है जो चेन फैन को पसंद करती है। कल थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। वेन यून ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह समझती थी कि उसकी बेटी की सुंदरता आसानी से गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। क्योंकि प्रजनन फार्म की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए टोंग याओहुई बेचैन महसूस कर रहा था। टोंग याओ की जांच में सब कुछ ठीक होने की पुष्टि होने पर उसे राहत मिली। उसने टोंग याओ के लिए एक दाई ढूंढने का फैसला किया और फिर फार्म जाने का निश्चय किया। पूरी जिंदगी शहर में बिताने के कारण टोंग याओहुई खेत की हर चीज से मोहित हो जाता था। अगर उसे एक दिन भी मुर्गियों और बत्तखों की आवाज सुनाई न दे तो वह बेचैन हो जाता था। टोंग याओ उसे मना नहीं सकी, इसलिए अंततः उसने एक आया रखने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर कई उम्मीदवारों की जांच की और अंत में एक ऐसी आया को चुना जिससे वे संतुष्ट थे, जिसका मुख्य काम उसके खान पान और घर की साफ सफाई का ध्यान रखना था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद अगले दिन टोंग याओहुई वेन यून के साथ फार्म के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वे अपनी कार में निकले, चेन फैंग ने घर पर फोन किया। वह पशुपालन फार्म देखना चाहता था, जो उचित लग रहा था, इसलिए टोंग याओ मान गई। चेन फैंग सीधे टोंग याओ के घर उसे लेने के लिए गया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि उसके जैसे रुतबे वाले व्यक्ति के पास ड्राइवर होगा। चेन फैंग ने विनम्रतापूर्वक कार का दरवाजा खोला और जब उसने देखा कि वह अकेली है तो वह आश्चर्यचकित हो गई। मिस टोंग, क्या आप अकेली हैं? इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, उसने कहा, मुझे लगा कि आप एक दोस्त के साथ ज्यादा सहज महसूस करेगी। पिछली मुलाकातों से चेन फैंग को यह समझ आ गया था कि टोंग याओ बहुत सतर्क स्वभाव की व्यक्ति है। आमतौर पर ऐसे लोग अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और अकेले लंबी यात्राएं नहीं करते। टोंग याओ ने हु हेयुन को साथ लाने की योजना बनाई थी, और अब जब चेन फैंग ने इस बारे में बात की तो उसने स्वाभाविक रूप से सहमति जताते हुए कहा, श्रीमान चेन, क्या आप उपनगरों की ओर थोड़ा घूम सकते हैं? मेरा वहां एक दोस्त है।
तोंग याओ की यह बात सुनकर चेन फैंग मुस्कुराया। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने तोंग याओ को सही ढंग से समझ लिया था। जैसा उसने सोचा था, वह सचमुच एक सावधान और सतर्क लड़की थी। कुछ ही देर में गाड़ी उपनगर में पहुंच गई। टोंग याओ ने चेन फैंग को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और फिर ऊपर जाकर हु हैयुन को ढूंढते हुए उससे प्रजनन फार्म चलने का अनुरोध किया। हु हैयुन, जिसके क्योटो में कोई दोस्त नहीं थे और जो ऊब चुकी थी, तुरंत आने के लिए तैयार हो गई। जब वे दोनों नीचे आए तो चेन फैंग चारों ओर देख रहा था। टोंग याओ और हु हैयुन को नीचे आते देख उसने उनका अभिवादन किया और तुरंत पूछा, मिस टोंग, क्या यह इमारत आपकी है? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। टोंग याओ ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो इसे किराए पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल तक ऐसा हो जाएगा। तब तक उसके पास आय का एक और स्रोत होगा। ये सोचकर कि भविष्य में इस घर की कीमत 1 अरब युआन से अधिक हो जाएगी, वह बेहद उत्साहित थी। चेन फैंग की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और उन्होंने उदारतापूर्वक उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मिस टोंग जैसी कम उम्र की किसी लड़की में इतनी तेज व्यावसायिक बुद्धि होना बहुत दुर्लभ है। आप जैसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। टोंग याओ ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप बहुत दयालु हैं, श्रीमान चेन। वास्तव में आप ही प्रभावशाली हैं। चेन फैंग हंसते हुए कार का दरवाजा खोला और बोला, अगर हम एक दूसरे की तारीफ करते रहे तो अंधेरा होने तक यहीं बैठे रहेंगे। चलो चलते हैं। टोंग याओ और हु हैयुन दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। रास्ता पूछने के बाद चेन फैंग ने कार स्टार्ट की और पूछा, मिस टोंग, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या कल आपकी टिप्पणियां नानटिंग की समस्या से निपटने में मदद के लिए थीं, या आप सचमुच शादीशुदा हैं? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में सर्जन हैं। सी चेन के बारे में बात करते हुए टोंग याओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। चेन फैंग ने कहा, आप और आपके पति के बीच बहुत अच्छे संबंध होंगे। टोंग याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि अगर लिन फेगिन और सी शियाओ हुई ने परेशानी ना खड़ी की होती, तो वह और उसका पति एक सुखमय जीवन जी रहे होते। गाड़ी जल्द ही क्योटो से निकल गई और तीनों ने यात्रा के दौरान बीच बीच में अनौपचारिक बातचीत जारी रखी, जिससे बोरियत दूर हो गई। पशुपालन फार्म तक जाने वाली सड़क कच्ची थी, संकरी होने के कारण चेन फैंग धीरे गाड़ी चला रहा था। मौसम गर्म और उमस भरा था, फिर अचानक आधे घंटे के भीतर ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किसी ने भी इस अप्रत्याशित घटना की उम्मीद नहीं की थी। मौसम में अचानक आए बदलाव से टोंग याओ हैरान रह गई। बारिश तेज होने के साथ ही टायर फिसलने लगे और गाड़ी चलाना असुरक्षित हो गया। चेन फैंग के पास गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर बारिश न होती तो वे आधे घंटे में प्रजनन फार्म पहुंच जाते। सड़क पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इस समय आगे या पीछे जाना सुरक्षित नहीं था। चेन फैंग ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था और वह काफी असहाय महसूस कर रही थी। टोंग याओ ने घबराकर बगल की पहाड़ी की ओर देखा, अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, श्रीमान चेन, क्या कार अभी भी चल सकती है? चेन फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अस्थायी रूप से हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। इससे पहले कि टोंग याओ जवाब दे पाती, उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने मौसम का पूर्वानुमान नहीं देखा था। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मेरा सुझाव है कि हमें गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाना चाहिए, यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यहाँ की मिट्टी ढीली है और तेज बारिश के कारण मुझे डर है कि पहाड़ी के पास गाड़ी खड़ी करना खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर हु हैयुन ने कार से बाहर देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, श्रीमान चेन, अगर कार नहीं चल पा रही है तो मैं बाहर निकलकर धक्का दूंगी। यहाँ पार्क करना वाकई खतरनाक है।